ऑटो स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो ऑटो स्पेस ने जीएसटी से पहले ही इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही एक अच्छा रन अप दिखा दिया था। उसके बाद आप मोमेंटम बिल्कुल जारी रहा और बहुत सारे स्टॉक्स ने अपने रिकॉर्ड्स टच हुए, जैसे मारुति, एमएनएम, टीवीएस, आयशर। ये जो मोमेंटम है, ये भी माना जा रहा है कि पेंट अप डिमांड जो थी पिछले 15 अगस्त से अभी तक किसी ने गाड़ी खरीदी नहीं होगी, जो अब सब एक लाइन में लग गए हैं। और जो जो पॉजिटिव न्यूज़ सब डीलर नेटवर्क से निकल के आ रही थी, वो सब प्राइस में इस समय है। आपको क्या लगता है कि ऑटो स्पेस में लंबी अवधि के लिए अभी भी मौका है खरीदारी का? मुझे लगता है कि ये रन अप हो चुका है। शेयर मार्केट में क्या होता है, एक पोजीशनिंग का एक चीज होता है। जैसे जी। आपने क्रूड ऑयल का मेंशन किया, तो ये ऐसा एक कमोडिटी है जिसमें सारे अब सभी मंदी का सोचते हैं। तो करेक्ट। उस तरह से कंजम्पशन एज ए सेक्टर में लोगों का पोजीशनिंग कम था ना। एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर, अगर आपका पोजीशनिंग कम है, पहले आप न्यूट्रल बनना चाहेंगे, फिर आप ओवरवेट जाना चाहेंगे। तो जो मूवमेंट हमको मान लीजिए 13,000 से 16,000 का मारुति में दिखा, वो जी। पोर्टफोलियो मैनेजर्स का पोजीशनिंग जो है न्यूट्रल टू ओवरवेट करने में हो गया। ओके। मुझे माय ओन इम्प्रेशन इज दैट इस टाइम पे शायद अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा अच्छा खासा रन अप हो गया है एंड वेट फॉर ए करेक्शन टू बाय। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप स्टडी करेंगे निफ्टी में, निफ्टी स्टॉक्स के कि जो कंसेंसस टारगेट प्राइस का ऊपर में क्या क्या स्टॉक चल रहे हैं, वहां पे आपको ये तमाम स्टॉक्स मिलेंगे जिसका नाम आपने लिया। सो सितंबर क्वार्टर के बाद फिर इसमें अपग्रेड्स आते हैं। नंबर्स नंबर डू नंबर्स डू नैरेटिव जस्टिफाई दिस नंबर्स। ये मार्केट देखेगा कि ये जो अभी 16, देखिए बैकवर्ड कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 16,500 का मारुति, व्हाट इज इट दैट इट इज प्राइसिंग इन, क्या ग्रोथ वो प्राइसिंग कर रहा है, क्या वो ग्रोथ करेक्ट। आने वाला है। तो वो प्राइसिंग जो है अभी जस्ट 22 तारीख के बाद थोड़े ही दिन हुए हैं। सो थोड़े दिन में वो लगेगा कि अगर वो प्राइसिंग अभी भी पूरा प्राइसिंग नहीं हुआ है, थोड़ा अपसाइड आ सकता है। बट माई सेंस इज दैट द इजी मनी हैज बीन मेड। जो आसानी से जो बनना था स्टॉक्स, ये स्टॉक्स में से वो बन चुका है। यहाँ से आसानी से इन स्टॉक्स में रुपया बनाना शायद मुश्किल है। मुश्किल। जी। माना सर, टाटा ग्रुप की दो कंपनीज के बारे में बात करते हैं। एक टाटा मोटर्स, जो आज करीबन 3% नीचे है, क्योंकि इसमें जो खबर है वो साइबर अटैक की जो जेएलआर पे हुआ है, उसका नुकसान जो है वो FY25 के जेएलआर के प्रॉफिट के जितना हो सकता है, ये रिपोर्ट्स है। अभी ऐसे कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, बट स्टॉक में तो डेंट है, 3% की गिरावट है। दूसरा स्टॉक जो है वो है टाइटन। बावजूद इसके कि सोना अपने उच्चतम स्तरों पे है, लेकिन टाइटन में गिरावट देखने को मिल रही है और लगातार वीकनेस है, क्योंकि हमारा बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है ऑन द फंडामेंटल साइड। और जब सोने के भाव बढ़ते हैं तो डिमांड थोड़ी कम होती है। जहां 1 तोला खरीदना आप जाना चाहते हैं, तो हम आधा तोला खरीद के वापस आते हैं। मे बी वैल्यू वाइज उनकी बुक्स ठीक लगे, लेकिन अगर वॉल्यूम वाइज देखें तो डिक्लाइन ही है। ये तो फंडामेंटल स्टोरी रही। टेक्निकल पे दोनों ही चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? तो देखिए, अगर टाटा मोटर्स की बात करिए तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अक्टूबर 24 से स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं किया है। पिछले करीब अगर हम देखें तो करीब 3-4 मंथ में 2 बार अटेम्प्ट किया, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। अब जब गिरावट देखने को मिल रही है तो स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। लेकिन अगर आप व्यू की बात करें तो मेरा समझना है कि बहुत ज्यादा गिरावट शायद देखने को ना मिले। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 619 का, 619 रुपए का। अगर उसके नीचे जाए तो ही अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलिए, अदरवाइज आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 200 मूविंग एवरेज 720 730 की रेंज में है। एक बार ये रेंज ब्रेक होगी, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपको एक डिसेंट रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसमें शायद आपको 850 से 900 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। रिस्क ओके। रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो काफी फेयर है। आई थिंक चांस लेना चाहिए, अपने पोजीशन में बने रहिए और 619 619 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जी। दूसरा स्टॉक आपने टाइटन की बात की। देखिए, टाइटन में अगर हम ट्रेंड देखें तो नेगेटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखते हैं तो ये कंसोलिडेशन का दौर दिखता है। 3300 से लेकर 3750 इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर 3300 के नीचे जाएगा, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, तभी आपको अपनी मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजीशन से निकलना है। हालांकि शॉर्ट टर्म के हिसाब से नी वीकनेस है और ऐसा हो सकता है कि स्टॉक करेक्ट होकर 3300 रुपए के आसपास तक आ जाए। जी। ज्योति सर, क्रूड पे चलते हैं। क्रूड के दाम बढ़ना शुरू हो चुके हैं, 70 के बहुत करीब आ चुका है ब्रेंट। और
ये एक अच्छी खबर नहीं है हमारे देश के लिए। हालांकि रशिया से हम डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी भी तेल खरीद रहे हैं, पर क्रूड का बढ़ना इज़ नॉट गुड। पर इसका इम्पैक्ट जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे नेगेटिव और अपस्ट्रीम कंपनीज पे पॉजिटिव होता है, जैसे रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, दे आर द बेनिफिशरीज। और जो जो नेगेटिव साइड पे है वो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। अगर क्रूड यहाँ से और बढ़ता है एंड इट मूव्स टुवर्ड्स $80 एज मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट आर नाउ प्रेडिक्टिंग, तो क्या करें? देखिए, क्रूड ऑयल का प्राइस अभी भी एक रेंज में है, उस रेंज का हायर साइड पे है। और क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है वो बॉन्ड यील्ड्स को, सो इनडायरेक्टली इक्विटी को वो हर्ट करता है। तो अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाने से, चाहे इन्वेंट्री, जो सप्लाई साइड का बात आपने शुरू में की, चाहे हम्म। इन्वेंट्री का पोजिशनिंग का हिसाब से हो, तो वो बॉन्ड यील्ड्स को इम्पैक्ट करेगा। और बॉन्ड यील्ड्स अगर ऊपर जाएंगे तो इनडायरेक्टली इक्विटी पे वो इम्पैक्ट आएगा। तो एंड इंडिया का बात छोड़ दीजिए, ग्लोबल मार्केट्स ऑल टाइम हाइज में है, सो थोड़ा बहुत वहां पे वल्नरेबिलिटी बढ़ जाता है, थोड़ा करेक्शन हो सकता है। हमेशा जो प्रॉब्लम है क्रूड ऑयल में कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता इसका प्रोडक्शन में। एक लोगों को लगता है अल्टीमेटली रिन्यूएबल्स आएगा, करेगा, सो वो मैं एक टाइम तक कोई रिफाइनरी सेट नहीं करना चाहता था, तो ये एक जी। दिक्कत है। तो सही में हम्म, अगर ऐसा कुछ होता है और सप्लाई डिसरप्ट होता है, तो हम्म, ये हो रहा है बावजूद कि ओपेक प्लस 1.6 मिलियन बैरल से डेको धीरे धीरे वापस लाएगा। सऊदी हम्म, वगैरह का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। पर हाँ, ये जो रशिया का जो ऑयल है, रशिया देखिए 10 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करता है, उसका अपना कंजम्पशन 4 मिलियन बैरल है। 5-6 मिलियन बैरल वो एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करे या क्रूड ऑयल का प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करे। दिक्कत ये है हम्म, कि ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने कुछ कुछ डैमेज कर दिया है रिफाइनरीज को, सो वो ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर 5 मिलियन बैरल एक दिन का या 4 मिलियन बैरल एक दिन का, वो सप्लाई नहीं, वो सप्लाई हट जाता है, कोई भी जी। सैंक्शन के कारण इंडिया नहीं करता है, तो इंडिया को फिर और कहीं से खरीदना पड़ेगा। जो 100 मिलियन बैरल का मार्केट है, उसमें अगर 4 मिलियन बैरल सप्लाई हट जाए तो प्राइस हम्म, 80, क्या उससे ऊपर भी जा सकती है। बट फिलहाल वो बेस केस नहीं है। बट हम्म, द पॉइंट यू आर सेइंग इज दैट इज राइट। सो क्रूड ऑयल ऊपर जाना मतलब बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाना एंड इनडायरेक्टली इक्विटीज को इम्पैक्ट करना तो है थोड़ा सा, डेफिनेटली नॉट अ गुड न्यूज। एंड फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स, हम 85-90% इंपोर्ट करते हैं, एंड आज के दिन करेक्ट। वैसे भी करेंसी में थोड़ा प्रेशर है, तो ये जी। एक और एक इवेंट है जो करेंसी पे प्रेशर। या माना सर, तीन बैंक्स की बात करते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई कंसोलिडेशन, एचडीएफसी भी कंसोलिडेशन, ज्यादा कुछ वहां देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन एक्सिस बैंक जो है वो होल्ड अप कर रहा है। तीनों ही बैंक्स में से क्या पसंद है आपको? तो देखिए, आपने बिल्कुल सही स्टॉक के बारे में बात की है, एक्सिस बैंक, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी मेरे ख्याल से पिछले 2 मंथ में हमने अंडर परफॉर्मेंस देखा था। स्टॉक क्रैक हुआ था करीब करीब 1240 से लेकर 1040 तक। अब हम्म, क्योंकि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स देखने को मिल रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1220 तक के भाव स्टॉक एक्सिस बैंक दिखा सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा बैंकिंग स्पेस से, स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग नेम से, तो हम्म, एक्सिस बैंक पे 1140 के स्टॉप लॉस से अभी भी खरीदारी की जा सकती है। हम्म। माना सर, पीएसयूज में क्या पसंद है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या देखिए कैनरा बैंक? जी, तो देखिए सबसे बेहतरीन तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि इस ब्रेकआउट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है। पिछले करीब अगर आप 7-8 सेशन देखें तो बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम्म, आप एक साल के टाइम फ्रेम से स्टॉक में एक पोजीशन बनाएं, तो मेरा हम्म, समझना है कि 1050 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं आप। करंट लेवल्स पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है, 800 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1050 तक के टारगेट्स पॉसिबल है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। हम्म। ज्योति सर, एक समय था जब रुपए में वीकनेस बढ़ती थी तो हम खुश होते थे कि आईटी सेक्टर के लिए काफी अच्छा है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि वो मेजरली एक्सपोर्ट्स में है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चर, अपरल एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल का। लेकिन अब ऐसी कोई यूफोरिया जो है हमारे मार्केट में नहीं है। रुपए का गिरना अब हमें दिक्कत ही दे रहा है। और इस रुपए को आप स्टेबलाइज कहाँ होते देखते हैं? लगता है कि आपको क्योंकि करेक्शन यूएस मार्केट में सेट इन हो गई है, डॉलर में वीकनेस बढ़ सकती है, उसका कुछ फायदा हमारे आईएनआर को हो सकता है? देखिए, आरबीआई का जो डेटा है, जैसे
REER और NEER कहते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जी। जब हम सितंबर 2024 का बात करें, जब करेंसी 82.5 था, तो रुपी ओवर वैल्यूड था, 100 इंडेक्स का 108-9 का लेवल पे था। ठीक है, तो वो क्या था, रुपी ओवर वैल्यूड था, मार्केट्स ओवर वैल्यूड था, तो FIS ने आके बेचा, स्ट्रॉन्ग करेंसी और ओवर वैल्यूड इक्विटीज उन्होंने बेचा। आज सिचुएशन उल्टा है कि रुपी फंडामेंटली जो है वो ओवर वैल्यूड अब नहीं है, वो 100 का नीचे है, वो इंडेक्स अंडर वैल्यूड है। करेक्ट। और करेक्ट। और मार्केट्स भी एटलीस्ट ऑन ए रिलेटिव बेसिस, बाकी जैसे इंडिया अभी सबसे महंगा मार्केट्स नहीं है, US है, तो उस हिसाब से मार्केट्स का भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। सो इक्विटी का पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना रिस्क नहीं है। आई थिंक जैसे एक तारीख को लोग पूछ रहे हैं क्या RBI कंसिडर करेगा करेंसी को इंटरेस्ट रेट्स का चेंज करने से पहले। तो बात यह है कि इसको हमारा कम्पिटिटिवनेस से देखना चाहिए कि भाई एज एन इकोनॉमी, फॉर लेट्स से फॉर एन एक्सपोर्टर्स, थोड़ा भी माने इस रेट का टैरिफ में कोई भी चीज ऑफसेट नहीं कर सकता है, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ये चीज को हमारा कम्पिटिटिवनेस से देखना चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली जो पॉइंट आउट नहीं हो रहा है कि चाइना के साथ में हमारा करेंसी भी ऑल टाइम लो में है, विच इज जो जो आत्मनिर्भर, जो स्वदेशी का बात हो रहा है, क्या हमारा ये चाइना से इंपोर्ट्स कम होगा करेंसी को लेके? सो दैट कैन बी ए पॉजिटिव थिंग। सो जो एक्सपर्ट्स लोगों का मानना है कि अगर ये टैरिफ रेट 15% में आता है तो ये सब कुछ होता है, तो 87 इज वेयर वी कैन गो। बट फिलहाल तो काइंड ऑफ फ्री फॉल है, तो देखेंगे कहाँ पे रुकता है। बट वो पॉजिटिव ट्रिगर एक आना होगा फॉर दिस टू स्टॉप। बट आई थिंक ओवरऑल फंडामेंटली इट इज स्टिल नॉट ए वेरी बैड थिंग। माना सर, ONGC के स्टॉक को देखिएगा, एक हफ्ते में अच्छा खासा एक मोमेंटम इस स्टॉक ने देखा है। इस पे क्या करना चाहिए, ONGC एंड रिलायंस, बोथ ऑफ देम? तो देखिए ONGC में परफॉर्म तो बहुत बढ़िया किया। अगर आप पिछले 10 दिन में देखें तो हाई टॉप्स हाई बॉटम बन रहे हैं, लेकिन अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया में आया है। 242 से 245 इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो अब आपको इंतजार करना है, 245 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिले तभी खरीदारी करें। आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 234 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। रिलायंस में कंसोलिडेशन है, देखिए अभी यहाँ पर कोई कॉल लेना मुश्किल है। एक रेंज बन गई है 1340 नीचे की साइड पे और 1430 ऊपर के साइड पे। इस रेंज के बाहर निकलेगा तो ही खरीदारी करेंगे। हालांकि पैटर्न बहुत खराब नहीं लगता है, स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1340 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी 1430 के ऊपर ही करेंगे। माना सर, अडानी ग्रुप स्टॉक्स में क्या पसंद है? आज फिर से एक अच्छा मोमेंटम है अडानी पावर में, अडानी ग्रीन में। तो देखिए अदानी इंटरप्राइजेस पे ध्यान है मेरा। यहाँ पर अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेकआउट हमने लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म चार्ट पे देखा है, अगर हमें उसके टारगेट सेट करने हो तो करीब करीब 2900 रुपए के आसपास के आते हैं। अब एक ट्रेडिंग कॉल लेना मुश्किल है कि आपने 1 से 2 दिनों का ट्रेड लिया, लेकिन अगर आप पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं तो टारगेट बड़े सेट करिए करीब करीब 2900 रुपए के, और स्टॉप लॉस लगाइए 2525 के नीचे। ओके ज्योति सर, मैं आपसे IT सेक्टर पे व्यू मांगना चाहूंगी, क्योंकि IT एक बीटन डाउन सेक्टर है, दिक्कतों से गुजरा है, संभलने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रम्प साहब ने एक और हथौड़ा मार दिया है। अब इस सेक्टर पे क्या करना चाहिए? तो डिफिकल्ट है, H1B वीजा ने चीजों को, और वैसे ही हाई ग्रोथ इंडस्ट्री ही था, और उसका ऊपर से इस तरह का एक अनसर्टेनिटी सा बढ़ गया है। मेरे हिसाब से थोड़ा वेट ही करना चाहिए, बड़ा कॉल लेने से पहले। थोड़ा बहुत कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अच्छा लगता है वो अलग बात है, बट सेक्टर लेवल में आई थिंक वो कॉन्ट्रेरियन, मतलब मार्केट से ऑपोजिट में जाके कोई व्यू लेने का कोई ये नहीं है कोई। आई एम या नॉट ट्रेंड? सीइंग एनी, नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। या करेक्ट। ट्रेंड को फ्रेंड बनाना सही रहता है, बिकॉज ऐसे मौके पे क्या हो जाए कुछ पता नहीं। सही बात है, सही बात है। ग्रोथ होता तो ठीक है, जैसे हम मानते हैं, हमारा फिलोसफी है कि ग्रोथ इज डिफेंसिव। आप करेक्ट। जहाँ पे ग्रोथ है आप ले लिए, थोड़ा माहौल खराब हुआ फिर भी वो ग्रोथ थोड़ा कम होगा, फिर भी आज मार्केट से ज्यादा ग्रोथ होगा, बट ग्रोथ इज नॉट देयर, सो इट इज नॉट डिफेंसिव। IT खरीदना कोई डिफेंसिव मूव नहीं है। सो ग्रोथ के बेसिस पे आपको कौन सा सेक्टर पसंद है? देखिए इंडिविजुअल सेक्टर्स में है, कई सारे कंपनीज है, आप टॉप लाइन का ग्रोथ आप देखिए कहाँ पे
सेल्स का ग्रोथ किस तरह का प्रोजेक्शन है, कहाँ पे कैपेसिटीज कैसा आ रहा है। तो आप वहाँ पे रहेंगे तो अगर सेक्टर टेलविंड्स है तो फिर वहाँ पे अच्छा हो, वो बेहतर होता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स का नाम नहीं लूंगा, पर टॉप लाइन का ग्रोथ आप अगर आप कैलकुलेशन करके प्रोजेक्ट करके करेंगे तो वो बेहतर होता मानस सर, आपके रडार पे कौन से शेयर है? तो देखिए, पहले तो एम्बर एम्बर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है, तो 8400 8400 के स्टॉप लॉस से एम्बर में खरीदारी करनी चाहिए। 8700 8700 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है एम्बर में। और उसके ओके। अलावा अगर हम देखें तो आई थिंक आरबीएल बैंक भी एक बढ़िया पिक हो सकता है। देखिए, अब स्टॉक तैयार हो गया है नेक्स्ट अप मूव के लिए। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के पैटर्न काफी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि आरबीएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 270 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 285 तक के टारगेट पॉसिबल है। जी, और आरबीएल डे हाई पे इस समय कामकाज करते हुए करीबन 2% का इजाफा है। वहीं एम्बर एंटरप्राइजेस भी आज 1% के लगभग की मजबूती लेके कामकाज कर रहा है। 8473 के आसपास का स्तर है। मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ज्योति सर, आपका भी बहुत बहुत है। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सो इस प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं और निफ्टी इस समय भी लाल निशान में ही कामकाज करते हुए एक बार लेवल्स देख लेते हैं क्या है निफ्टी के। सो बिलो 25,000 24,978 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स करीबन 204 अंक नीचे कामकाज करते हुए, और इंडिया विक्स में थोड़ा बहुत इजाफा है, 11 के आसपास है। मिड कैप इंडेक्स लगभग फ्लैट ही इस समय कामकाज करते हुए। जहां अच्छा मोमेंटम है, अदानी पावर 3% ऊपर है, जीआरएससी गार्डन रीच 2% ऊपर है। एचएएल में डील की जो हमने बात की थी उसके चलते हुए 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सम्मान कैपिटल भी एक स्टॉक है जहां पे अच्छा मोमेंटम और अच्छी बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बीईएल, हिंडाल्को, सनफार्मा, एक्सिस और ओएनजीसी शामिल है, और लूजर्स में टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, ट्रेंट, डॉक्टर रेड्डी और श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनीज जो है शामिल है। तो प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं।